बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92 के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाज़रीन, आज जिन 3 खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहली खबर सियासी होगी, और सियासी खबर की जब हम बात करते हैं तो इंतखाबात के ऐलान के बाद जो सबसे अहम सवाल उठता है, इंतखाबात अगर 8 फरवरी को हो रहा है तो उस पर सियासी जमातें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करती हुई नजर आती हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा करते हुए नजर आई, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर आजकल दामे दर में सुखने मियां जावेद लतीफ भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते नजर आते हैं। सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड किसे कहती हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब यह शिकवा करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद भी पुरअज़म भी है, पुर यकीन भी है कि उनका वजीर आज़म होगा आसिफ अली जरदारी साहब, क्या हिकमत अमली तय कर रहे हैं जनूबी पंजाब के लिए, बलूचिस्तान के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए। बैठे वो सिंध में हुए हैं और लगता ऐसे है कि वो सिंध की बुनियाद पर हुकूमत बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। नंबर गेम गो के इससे मुख्तलिफ है। अगर नंबर गेम की बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई भी वजीर आज़म, उसके लिए उन्हें पंजाब में डेरे डालने होंगे, और अब तक वो हमें पंजाब में डेरे डालते हुए नजर नहीं आते। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान होंगे वो होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी। उनके सामने ये सवाल रखेंगे और दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कुछ इलेक्शन ऑब्जर्वर्स से कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है और कैसे दी जा सकती है तमाम सियासी जमातों को, और 8 फरवरी के इंतखाबात को साफ, शफाफ और मुनसिफाना कैसे बनाया जा सकता है। तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे जो बिजली की चोरी के मामला थे उस पर जब हुकूमत ने सख्त हाथ डाला तो उसके नताइज क्या आए। ये 3 स्टोरियां होंगी जिन पर बात करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टोरी की बात करते हैं, और आपको बता चुके हैं कि फैसल करीम कुंडी हमारे साथ हैं। चाहूंगा कि फैसल से सबसे पहला सवाल यह करूं कि कैसे यह मुमकिन है कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप पुरअज़म और पुर यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। तो 2008 का कोई फार्मूला है फैसल जरदारी साहब के जहन में? अगर रीसेंट पास्ट की हम गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो 2008 में ही आप लोग हुकूमत बना पाए थे, उसके बाद दूसरी हुकूमत या 16 माह की बनाने में आपका किरदार अहम था, लेकिन लीड रोल आपके पास नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शायद साहब, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो मुतालबा या जो भी कहें शिकायत होती है, लेकिन हमने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलते हुए भी इलेक्शन लड़े और हमने बड़े तरीके से इलेक्शन लड़े, और इंशाल्लाह ताला इस वक्त भी हमने सिर्फ बता दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। 2008 में भी देखें, उस वक्त भी अब ये लोग कह रहे हैं फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड थी। मोहतरमा की शहादत के बाद भी इस तरीके से प्रोग्राम तो ये बनाया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इलेक्शन का बाइकआउट कर लेगी, और आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा मारा और इलेक्शन भी लड़ा, और साथ साथ हमने बाकी इत्तेहादी जमातों को भी, PMLN भी उस वक्त राजी नहीं थी इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन हमने उनको इलेक्शन लड़ाया। हमने कहा कि हम जमहूरी प्रोसेस को जो है कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा आप देखें कि 2008 में भी हमारे पास पंजाब से कोई इतने खातिर खां सीटें नहीं थी, लेकिन हमने हुकूमत बनाई थी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर, और PMLN को भी हमने दावत दी थी। और इंशाल्लाह ताला हमारा अभी भी इसी पे होमवर्क है। जनूबी पंजाब है, सेंट्रल पंजाब में भी होमवर्क किया। ठीक है, हम सेंट्रल पंजाब में थोड़ा बहुत कमजोर हैं, लेकिन जो है हम अपने अपना होमवर्क किया है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी है, और इंशाल्लाह ताला अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत भी बनाएंगे, और हम PMLN को अगर हो सका उस वक्त अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको भी दावत देंगे कि हमारी पार्टी हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। माजी में उनकी हुकूमत का हिस्सा बने थे, तो हम क्या पता इस दफा उनको दावत दें कि आप इस दफा हमारी हुकूमत का हिस्सा बने और मिलकर इस मुल्क को आगे की तरफ लेकर दें। फैसल, सबसे पहला सवाल आपसे करूंगा, चूंकि सिंध आपका स्ट्रांग होल्ड है और सिंध में आपका नजर आता है स्ट्रांग होल्ड। कराची में 14 सीटें जो MKM हारी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन पर कामयाबी हासिल की। बेसिकली कहा जा रहा है इस वक्त जो कराची में या सिंध में जो टफ मैच होगा वो उन 14 सीटों पर होगा। तो पीपल्स पार्टी कितनी प्रिपेयर है कराची की उन 14 सीटों के लिए? देखिए, हम पूरी तरह प्रिपेयर हैं, और कराची में देखें इस वक्त जो मेयर का इलेक्शन हुआ या उसके बाद जो हमारे मेयर की जो कुछ अरसे में थोड़े अरसे में जो परफॉर्मेंस भी रही उससे भी लोग मुतमईन हैं, और मुकाबला जो भी होगा इंशाल्लाह हम उसमें अक्सरियत सीटें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके जाएगी। और इसी तरीके से हमने बाकी इलाकों में सर होमवर्क हमने किया हुआ है, और कराची जो आप कह रहे हैं बिल्कुल एक बहुत मतलब है कि एक पॉकेट रखती है सीटों का, और वो पॉकेट इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके जाएगी। फैसल, सॉरी टू से, अगर आप मुझे हकीम बलोच की सीट की मिसाल देते तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन आपने मिसाल ही मेयर की सीट की दी है। मेयर का इलेक्शन कैसे जीते, कैसे PTI के लोग गैर हाजिर हुए, तो फिर यही सब कुछ आपने जनरल इलेक्शन में करना है? नहीं, हम हकीम बलोच की सीट का भी आपको मिसाल इसलिए देंगे साथ, और वो भी है क्योंकि वो भी आप देखें कि उस वक्त हमारी हुकूमत 9 हमने सीटें जीती,
मुल्तान की सीट भी हमने जीती उस में, जब PMLN हार रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। सही देखें जिस तरीके से ये, अब अगर आप कहें कि उस वक्त की सिंध की हुकूमत और IG को इंस्ट्रक्ट करती है वज़ीर आला कि आप जाकर PTI के मेंबरान को उठाकर और जमात इस्लामी के बक्से में वोट डलवा दें, तो हम नहीं कर सकते थे। सही आज भी वो मेंबर्स मौजूद हैं, आज भी उनके पास जमहूरी हक है। अगर वो समझते हैं कि उनके नंबर ज्यादा हैं, बिल्कुल उनके पास नंबर अगर ज्यादा हैं, वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं। आज तो हमारी हुकूमत नहीं है ना, तो आज अदम एतमाद की तहरीक ले, अगर उनके नंबर गेम ज्यादा है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते किसी जमात को मजबूर करें कि आप जाकर जमात इस्लामी को वोट करें। उनको अपनी मर्जी, उन्होंने बाइकआउट किया, जो कुछ किया, नहीं करना चाहिए था। हम कहते हैं MKM को भी बाइकआउट नहीं करना चाहिए था और PTI को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवा की जो बात करते हैं, तो सिंध में तो कोई शिकवा आपको सिंध की केयरटेकर गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से तो नहीं है? देखिए, हमें हर जगह पे है, लेकिन हमने हमेशा ये चीज की, देखिए हमें कोई लेवल प्ले, हम ये नहीं कहते। देखिए मियाँ साहब वापस हैं, अच्छी बात है, वापस आए हैं। मियाँ साहब को जो है फेस कर रहे हैं अदालतें, अच्छी बात है। लेकिन हम कहते हैं कि जो चीज 2017 में 2018 में PTI के चेयरमैन को हम गलत कहते थे और मियाँ साहब भी गलत कहते थे, अगर वो आज मेरे साथ या मियाँ साहब के साथ हो रहा है तो वो भी गलत होगा। सही। हम कहते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर जो चीजें गलत थी तो उसको गलत, अगर हम कहते हैं कि इलेक्शन में इदारे न्यूट्रल होते हैं, सही, और न्यूट्रल होने भी चाहिए, लेकिन कुछ सिविलियन इदारे जिस तरीके से मियाँ साहब के साथ ट्रीट कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते एक साबिक वज़ीर आज़म में अच्छी बात है ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन 4-5 और वज़ीर आज़म भी साहब का इस मुल्क में घूम रहे हैं, तो फिर उनके साथ भी अगर वो ट्रीटमेंट होगी तो हम बोलेंगे कि इदारे जो सिविलियन है वो न्यूट्रल हैं। कौन से इदारे सिविलियन न्यूट्रल नहीं है फैसल आपके ख्याल में? देखें, जब मियाँ साहब आए उनको सी ऑफ किया गया जिस तरीके से लंदन से, फिर यहाँ पर जिस तरीके से लाहौर में रिसीव किया गया, और जो ट्रीटमेंट इस्लामाबाद में हुई, फिर मरी में जिस तरीके से प्रोटोकॉल का है या ट्रीटमेंट का है, जो भी क्या हुआ, क्या वो चीज़ें खाकान अब्बासी के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, गिलानी साहब के साथ, राजा परवेश्वर के साथ होती हैं? अगर होती है तो हम कहते हैं अच्छी बात है, हमारे साबिक वज़ीर आज़म में सबके साथ हों। अगर एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ होती है तो फिर वो इदारे न्यूट्रल नहीं है। ठीक, आप कह रहे हैं कि उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसकी वजह से, मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी निगरान वजीर दाखिला से, उनका ये कहना है कि जो टॉप लीडरशिप है उसका जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें ये सारी सिक्योरिटी फराम की गई है। आगे चलूंगा, सिंध का आपने कहा कि कोई ऐसी चीज़ आपने मैंशन नहीं की जिसको आप कहें कि सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। फैसल, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में आज से 6-8 माह पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 से 5 लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, और ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी की एक वेव न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मरकज में भी होगी। लेकिन 6 माह में ऐसा क्या हुआ कि हवाओं का रुख बदलता हुआ नजर आया? गलती आप लोगों से हुआ क्या बेसिकली? कुछ नहीं हुआ, हवाएं अभी चलनी है, सर्द हवाओं का मौसम तो अभी आना है ना। अभी आपको भी पता है, बलूचिस्तान से लोग रखते हैं, आपकी तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं मैदानी इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में। बिल्कुल, अभी सर्द हवाओं का मौसम आना है, आप थोड़ा इंतजार करें। वो हवाएं जब शुरू होंगी, सर्दियों की, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। हमने भी अपना होमवर्क किया हुआ है, हम भी लोगों के साथ राब्तों में हैं, कमिटमेंट्स भी लोगों की हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। नंबर गेम है, इंशाल्लाह ताला नंबर गेम में अचीव करेंगे। फैसल, मई में भी आपने एक बात की थी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग, तकरीबन 22 मई का है जो मेरे सामने है, आपने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग पीपल्स पार्टी से राब्ते में और लीडरशिप की इजाज़त से ज्वाइन करेंगे। तो वो लोग अब तक राब्ते में हैं या वो अब ठंडी हवाओं के चलने का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि जो ठंडी हवाएं हमारे पास से चल रही हैं वो लाड़काना या लियारी के बजाय में जाती उमरा जाती हुई नजर आती हैं। देखें, लोग बिल्कुल राब्ते में, लेकिन पीपल्स पार्टी उन लोगों को बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी जो कि 9 मई में मुलविस नहीं है। जो लोग 9 मई में मुलविस हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब है कि उनके साथ कोई भी कंप्रोमाइज, कोई बात नहीं हो सकती। जो 9 मई में मुलविस नहीं है और जिनको इजाजत है इलेक्शन लड़ने की, और जिसको इलेक्शन कमीशन इजाजत देगी लड़ने की, या जिनको मतलब है कि जो ओपन है, उनके साथ बातचीत, अगर वो पार्टी में शामिल, कुछ लोग शामिल हो रहे हैं और कुछ लोगों के साथ बातचीत फाइनल भी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ही थोड़ा सा। फैसल, 9 मई का आपने खुद जिक्र किया, मैं इसको आगे ले जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया कि 9 मई के बाद कुछ गुफ्तगू आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की थी, चाहूंगा कि नाजरीन को और आपको सुनवाऊं और इन दोनों मौक़िफ़ को आपके सामने रख के फिर आपसे सवाल पूछूं। सुनिएगा नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी 9 मई के फौरन बाद क्या कहते थे और आजकल क्या कह रहे हैं।
जहाँ तक पार्टियों पे पाबंदियां हैं, मैं तो उसूली तौर पे किसी सियासी जमात पे पाबंदियां का मुखालफत तो करता हूँ, मगर उस सियासी जमात को भी सियासी जमात रहने का ख्वाहिश रखना पड़ेगा। अगर वो सियासी जमात खुद एक मिलिटेंट तंजीम बनना चाह रहा है, May 9th के इवेंट्स से डिस्टेंस नहीं करने के लिए तैयार है, तो मैं जो whatever I want is irrelevant, then the law will have to। पार्टी ने PTI के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। साकी जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारी जमातें को आना चाहिए, और वैसे अच्छी बात होगी अगर PTI भी साकी जमहूरियत को। फैसल, आपने सुना बिलावल का मौक़िफ़ 9 मई के वाक़यात के फौरी बाद जो था, उसमें एक चीज़ वाज़ेह थी कि जो लोग, जैसे आपने अभी खुद थोड़ी देर पहले कहा कि 9 मई में जो लोग मुलव्वस हैं उनसे कोई जो है ना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और अब उन्होंने एक जो बात की वो ये कहा कि PTI से इत्तेहाद का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि PTI या पीपल्स पार्टी की कुर्बतें बढ़ रही हैं, लेकिन बिलावल ने साथ में कहा कि वो मीसाक जमहूरियत का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सवाल आपके सामने रखूँगा कि ये क्या माइनस चेयरमैन PTI बातचीत हो सकती है या उनके साथ भी हो सकती है? देखें, दोनों चेयरमैन साहब की बातें ठीक थी। 9 मई के फौरन बाद जब उन्होंने कहा तो उन्होंने ठीक बात की थी, और कल भी जो उन्होंने बात की है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। देखिए, 9 मई के वाकयात क्या थे? कल यहाँ मेरे पड़ोस में जो मियांवाली एयरबेस पे जो कुछ हुआ, दहशतगर्दों ने किया, क्या 9 मई को इसी किस्म पे एक कार्रवाई उन्होंने की थी? बिल्कुल। आज वो दहशतगर्द थे जो कि एयरबेस में दाखिल हुए, तो ये भी तो ऐसी कर रहे थे, GHQ गए या कोर कमांडर हाउस गए, किलो में गए या कैंटोनमेंट में गए। बिल्कुल, मियांवाली भी गए थे। मियांवाली में भी वही उन्होंने किया था। देखिए, अब प्रॉब्लम ये है, हम कह रहे हैं कि जो लोग, हम तो कहते हैं PTI जो कि जिसको इजाजत होगी इलेक्शन लड़ने की, अगर वो इस पूरे चार्टर में आती है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या इसमें आती है, तो बिल्कुल आ सकती है। जो कि एक मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं, उनका फैसला तो अदालतों ने करना है। उसका फैसला आपने, मैंने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करना। वो अदालतों ने आपने मीसाक जमहूरियत की बात की, दो फरीकैन के दरमियान ये दस्तखत हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। आज आप PTI को दावत दे रहे हैं, कोई और भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन ये दावत सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से नजर आती है। PMLN को मीसाक जमहूरियत से जैसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हम तो दावत दे रहे हैं, PML को भी चाहिए। हम कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, या आप इसको एक और नाम दे दें, चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी दे दें, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। हम कहते हैं इस मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इस मुल्क में ये तासुर दिया जा रहा है कि सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन ना हो, इलेक्शन हो। इलेक्शन में जिस जमात को भी वोट पड़ता है, PMLN को पड़ता है, पीपल्स पार्टी को पड़ता है, PTI को पड़ता है, XYZ जिस जमात को भी पड़ता है, ताकि उस पर यह तहफ़्फ़ुज़ात ना हो कि इलेक्शन में सिलेक्शन हुई है, और उसके बाद इस मुल्क को इकोनॉमिकली आगे लेके जाना है। अगर इस मुल्क में सिलेक्शन हुई, जो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में है, खुदा न खास्ता इससे ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगी। जब पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन के रिजल्ट नहीं मानेगी और मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं मानेगी, तो ये मुल्क स्टेबलाइज नहीं हो सकता। आप जिसको भी बिठा दें, ये मुल्क स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा। स्टेबलाइजेशन के उस वक्त जाएगा जब तमाम पार्टीज इसको मानेंगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। जो भी अपोजिशन में बैठेगा वो हुकूमत को सपोर्ट करेगा फॉर चार्टर ऑफ इकोनॉमी या आगे मुल्क में बढ़ने के लिए करेंगे, तो फिर तो चीज ठीक है। अगर ना हुआ, और अगर आपने सिलेक्शन करनी है, तो इलेक्शन प्लस सिलेक्शन इज इक्वल टू नोटिफिकेशन ही कर दें। फिर आपको नोटिफिकेशन थमा दें कि यार ये आप टीवी में जाके पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन। क्यों मुल्क के 60 रुपए आपने ज़ाया करने, लोगों के पैसे अरबों। अच्छा फैसल, आपने जब मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को जलसे के लिए आए थे, आपने टीवी पे ये कहा था कि उन्होंने अपनी CV मुस्तकबिल के लिए पेश कर दी है, कबूल होती है या नहीं होती। जहां तक मुझे याद पड़ता है आपका ये जुमला था। आपकी मालूमात के मुताबिक क्या CV कबूल हो चुकी है, और अगर नहीं हुई है तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई CV रेडी है? देखें, हम CV वाले नहीं, हम कहते हैं अवाम के मैंडेट की तरफ से आए हैं। CV वाले जो हैं वो फिर इसी तरीके से जैसे 9 मई फिर करते हैं, और फिर वो CV वाले जो है ना, उनका फिर वो साल डेढ़ ही होता है, 2, फिर उसके बाद वो मोहब्बत खत्म हो जाती है। हम तो कहते हैं कि मियाँ साहब को, मेरे जाती ख्याल के मुताबिक, मियाँ साहब का वो बयानिया जो कि वो लंदन में था, उसको कंटिन्यू होना चाहिए था। लेकिन मैं मीनार पाकिस्तान में मैंने मियाँ साहब के उस बयानिया को नहीं देखा। वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये ठीक है, उन्होंने अच्छी बात की कि मुझके साथ, मेरे साथ जिन्होंने ज्यादती की हैं, वो जो है वो उनको मैंने माफ कर दिया। जैसे हम कहते हैं जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है, ठीक है, अब उन्होंने माफ कर दिया, अच्छी बात, हम कहते हैं आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वोट देखें, मियाँ साहब ने उस स्टेज पे भी खड़े होके ये नहीं कहा कि आप जल्द अज जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कराएं। इलेक्शन का नाम नहीं लिया,
वोट को इज्जत दो का नाम नहीं लिया। हम तो ये बात करते कि ये चीजें उन्होंने नहीं की और बार बार ये मैंने माफ कर दिया और मैं इकट्ठे सबके साथ करूंगा। अच्छी बात है कि आपने माफ कर दिया और आपको चांस मिला तो इकट्ठे चलेंगे, लेकिन ये चीजें जो है हम कहते हैं इलेक्शंस जो है वही बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जिस जमात को मैंडेट मिलता है। फैसल, आप बात कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी ये बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इंतखाबात से कबल किसी ऐसी फोरम पे तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और चंद एसओपीज इलेक्शन के हवाले से तय की जाएं ताकि जो भी नताइज हो, जैसे भी नताइज हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हक में हो, पीएमएलएन के हक में हो या पीटीआई अगर इलेक्शन में मौजूद है उनके या मौलाना के, तो उसे कम से कम नताइज को कबूल किया जाए, डेमोक्रेसी आगे चले, पॉलिटिक्स आगे चले, फिर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक सेकंड स्टेज आ जाती है। आपको नहीं लगता पहले चार्टर ऑफ इलेक्शन की जरूरत है? बहुत अच्छा आपका सवाल है और मैं इससे एग्री करता हूं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बैठेंगी, ये इलेक्शन कमीशन का काम है और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी केयर टेकर बार बार कहते हैं और उनके वज़रा भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर उनके नुमाइंदे 2-5 उनके रिजर्वेशन देखने चाहिए। रिजर्वेशन है, बाकी जमातों क्या रिजर्वेशन है, और उन रिजर्वेशन को दूर करके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब बड़े एक अच्छे इंसान है और ये काम कर सकते हैं। उनको और उनके तारीख में अच्छा सुनहरी अल्फाज में उनका नाम लिखा जाएगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं, उनके नुमाइंदों को बुलाएं और बताएं कि अब क्या रिजर्वेशन हैं, कौन से लेवल प्लेइंग फील्ड आप चाहते हैं। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात आगे रखेंगे, हम उम्मीद करेंगे उस तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे और फिर उसकी जरूरत तो सब कोई मानेगा। जब तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे और कुछ सुनेगा नहीं तो फिर तो नहीं मानेंगे लोग और फिर इस सिलेक्शन के कराने कोई फायदा नहीं जब सिलेक्शन करा रहे हो। फैसल, आपके ख्याल में जो इलेक्शन का एग्जिस्टिंग आपके ख्याल में जो इलेक्शन का जो एग्जिस्टिंग ज़ाब्ता इखलाक है वो आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड को जिसे कहते हैं यकीनी नहीं बनाता, उसमें कोई तरमीम या किसी चीज की तनसीख की जरूरत है? चीजें हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के साथ और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन सिविल इदारों के साथ हैं, जिस जगह पर हैं, चाहे हमें इलेक्शन कमीशन से हैं, चाहे हमें पंजाब की इंतजामिया से हैं या चाहे हमारे सिंध की इंतजामिया से हैं, जिस इंतजामिया से भी हैं, हम उनके सामने रखेंगे कि ये चीजें हैं, इनको चीजों को तहफ़्फ़ुज़ात को सपोज पीपल्स पार्टी रखती है कि ठीक होना चाहिए। पीएमएलएन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आपने भी कहा कि उनको भी नहीं मिल रही है, वो भी रखने के ये हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाकी जमातें को भी बुला लो, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी। मैं कहता हूँ कि अगर आप 90-95% तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर लें तो मैं समझता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। जब तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे, बार बार कहने के बावजूद भी दूर नहीं होंगे, तो अनफॉर्चुनेटली जो भी होगा फिर जो इलेक्शन होंगे, जो भी हारेगा वो बोलेगा मैं इलेक्शन नहीं मानता हूँ। सही। अच्छा फैसल, इस वक्त हमें नजर आता है कि जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, उनका फोकस सिंध ही है, सिंध से बाहर निकलते हुए हमें नजर नहीं आते, यहां तक कि कराची भी उतना फोकस पे नहीं है। पंजाब कब तक जरदारी साहब डेरे डालेंगे और ना डालने की वजूहात क्या हैं? कोई क्लैरिटी पंजाब की पॉलिटिक्स में नहीं है या बलूचिस्तान की हवाएं लाहौर तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? देखें, ये बात नहीं कि जरदारी साहब जो है वो जरदारी साहब रूरल सिंध में बैठे हैं और बिलावल साहब कराची में बैठे हैं। वो पूरे पाकिस्तान के साथ, लीडरशिप के साथ, लोगों के साथ बिल्कुल राब्ते में हैं। बिलावल साहब बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा की विजिट पे आ रहे हैं, जरदारी साहब भी पंजाब और साउथ पंजाब जा रहे हैं, बिलावल साहब भी जा रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं। हम इंतजार में है कि इलेक्शन शेड्यूल है ताकि पूरे पाकिस्तान की विजिट्स भी हों बिलावल साहब के। और इंशाल्लाह ताला हम जैसे मीडिया में दोस्त कह रहे हैं, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देती है और इंशाल्लाह ताला इस दफा भी हम फेडरल में हुकूमत बनाकर एक सरप्राइज देंगे। आप सरप्राइज की बात कर रहे हैं, सरप्राइज का सवाल आगे आपसे पूछूंगा, एक और पॉलिटिकल पेशरफ्त भी हो रही है, लेकिन एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जब हमने देखा कि पॉलिटिक्स की सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं थी या अगर गवर्नमेंट की इकॉनमी की सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं थी तो पीडीएम बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने इनिशिएट किया, पीएमएलएन को इंगेज किया, मौलाना साहब को, अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी, एमकेएम सबको इकट्ठा किया। कोई ये तस्लीम करे या ना करे, जिस नो कॉन्फिडेंस के लिए इत्तेहादी जमात नून लीग तैयार नहीं थी, आप लोगों ने उन्हें तैयार किया। अब क्या जरदारी साहब मुल्क में एक बेहतर साफ शफाफ इंतखाबात के लिए, एक अच्छे पॉलिटिकल माहौल के लिए कोई ऐसी चीज दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं? दोबारा वो मियां साहब को दावत दे सकते हैं या वो इंतजार करेंगे कि मियां साहब जब उनके पास आएंगे फिर उसके बाद बातचीत शुरू होगी? देखें, बिल्कुल हमेशा प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने हमेशा पॉजिटिविटी की बात की है। आप देखें 2018 में अगर आप देखें, जब मियां साहब और मौलाना साहब हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं थे, हमने उनको पार्लियामेंट में लेके आए। फिर उसके बाद हमने एपीसी पे पीडीएम बनाई, मौलाना साहब सरबराह बने, फिर उन्होंने कहा इस्तीफे दें। हमने कहा ये आखिरी अरबा है इस्तीफे देने का और ये कहते हैं आप सिंध हुकूमत नहीं छोड़ रहे, आप लोग भी यही कहते थे। हमने कहा ये आखिरी अरबा है, पहले अदम एतमाद के जरिए हमने उनको हटाया पीटीआई को।
और आपको भी याद है कि बहुत सी छोटी जमातों ने गारंटर आसिफ अली जरदारी साहब को रखा था, बिल्कुल, और उन्होंने कहा था कि आप लोग जो है वजीर आजम बनेंगे। हमने कहा नहीं, शहबाज शरीफ साहब के साथ मेजॉरिटी है, हम शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाएंगे। उसके बावजूद भी आज भी जो है बिल्कुल हम जरदारी साहब ने हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा किया, और हम बिल्कुल एक उस पर जो है वो अगली सीसी में इस पर बिल्कुल डिस्कशन भी होगी, बातचीत भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि जहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे मिलकर जो है वो काम करना पड़ेगा। उसमें जो है आप डिफरेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त इस वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए आपको बहुत बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे फ्यूचर में। लिहाजा बहुत सी चीज़ें हैं, हमें तो कोई ऐसा इंतज़ार नहीं है नवाज शरीफ साहब के वो आएंगे या कॉल करेंगे या चीज़ होंगी। अभी तक तो पीडीएम के सरबराह से भी नहीं मिले, उनको कॉल किया, वो भी इंतज़ार में। तो हम तो एक चार्टर इंशाल्लाह जो भी होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाएगी सामने, और हम चाहेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले, हर किसी को ओपन एक प्लेटफॉर्म मिले, और उसके बाद तमाम जो भी रिजल्ट है पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम करे, और इलेक्शन के बाद एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो, ताकि हम इस मुल्क को आगे लेकर चल सकें। फैसल, आपने जिक्र किया कि अभी तक पीडीएम के सरबराह से भी उनका राब्ता नहीं हुआ, लेकिन हमने ये देखा कि इन दिनों में मौलाना साहब से आसिफ अली जरदारी साहब गो के उनकी वो खुशदामन के इंतकाल पे ताज़ियत के लिए गए थे, और ये दोनों का एक रिवायती किस्म का ताल्लुक था। जिस सरप्राइज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब और मौलाना साहब को मिला के कोई सरप्राइज़ देने की तो तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि बज़ाहिर हमें यह नज़र आता है कि सिंध में MQM या GDA उनकी अलाइनमेंट PMLN की तरफ है, बलूचिस्तान में डॉक्टर मालिक वगैरह और महमूद खान अचकज़ई साहब की अलाइनमेंट उधर है। तो मौलाना साहब से जो मुलाकात हुई है, गो के वो एक फातिहा की मुलाकात थी, लेकिन जब दो सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी चीज़ें डिस्कस तो होती हैं। देखिए, बिल्कुल सियासी लोग मिलते हैं, और ये हमारी पार्टी की एक रिवायत रही है, चाहे हमारे जितने भी ओपोनेंट रहे हैं या हमारे इत्तेहादी रहे हैं, हमने एक गमी खुशी का एक जो चीज़ है वो हमने हमेशा रखी है। आपने देखा कुछ इत्तेहादी जमातें हमारे साथ अपोजिशन, मुस्लिम लीग काफ की मैं मिसाल दूं, जब भी जरदारी साहब लाहौर जाते थे या बिलावल साहब जाते थे, चौधरी शुजात साहब को पूछने के लिए उनके घर जाते थे, वो भी आते थे। तो ये चीज़ हमारे एक रिवायत है या रिवाज जो भी है वो हमारे एक बरकरार रहता है, जो कि जैसे आपके बलोचों का, चाहे वो सिंध के हैं या बलूचिस्तान के या पश्तूनों का होता है, वो चलते रहते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में इत्तेहाद होते रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं। MRD भी बनी, ARD भी बनी, PDM भी बनी। इत्तेहाद इलेक्शन में, हर इलेक्शन में एक नए इत्तेहाद भी बनते हैं, टूटते भी हैं, इलेक्शन के बाद भी इत्तेहाद बनते हैं, सीट एडजस्टमेंट भी होती है। तो सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम जो है एक अच्छा, मैं समझता हूँ इत्तेहाद तो मुश्किल की बात है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी जमातों के साथ करे। तो हम तो डायलॉग्स में यकीन रखते हैं, हम तो हर किसी के साथ डायलॉग्स में बिलीव करते हैं, और इंशाल्लाह हम डायलॉग्स की बुनियाद पर ही जो है वो आगे मिलकर चलेंगे। फैसल, आपने गारंटीज की छोटी जमातों की बात की। कुछ दिन कल सरदार अख्तर मेंगल ने एक इंटरव्यू में कहा कि अदम एतमाद के लिए जनरल बाजवा ने हमें इस्तेमाल किया, और जो PDM बनी वो जनरल बाजवा के माइंडसेट पे बनी। पीपल्स पार्टी सरदार अख्तर मेंगल के इस इल्ज़ाम को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो आइन और जमहूरियत की बातें करती है, वो भी जनरल बाजवा के कहने पर चल रही थी। नहीं, सच कोई बात नहीं। और आपको याद होगा, आप इस्लामाबाद में मौजूद थे जब हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, और वहाँ पर अचानक एक फैसला हुआ कि हमें एक इत्तेहाद बनाना चाहिए और PDM होना चाहिए। और आपको पता है कितना लंबा वो इजलास चलता रहा। फिर रात को एक वहाँ पर ही उसी होटल में मीटिंग हुई, फिर मियाँ साहब को ऑनलाइन लिया गया, जरदारी साहब को भी ऑनलाइन लिया गया, और उसके बाद ये चीज़ें बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग उसके ऊपर हुई। ऐसा सच हमने किसी के कहने पे अदम एतमाद नहीं किया, और नहीं हमने जो है वो तो बाजवा साहब तो इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे वो चला रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। हमने किसी कहने पे ना इत्तेहाद बनाया, और ना हमने कोई लॉन्ग मार्चेस किए, न जलसे जुलूस किए या PDM। मुझे बताएं कि PDM के जब जलसे थे, और पहले जलसे में किसको टारगेट बनाया गया? मियाँ साहब ने किसको टारगेट बनाया? उसी बाजवा साहब को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या तो अगर हम उनके कहने बनाते तो उनको टारगेट होते, ऐसा कोई नहीं। अच्छा फैसल, एक और फैसल MRD और ARD बनाई थी। फैसल, एक और डेवलपमेंट हो रही है। आपने गारंटीज की बात की कि छोटी जमातों की गारंटीज जो है ना, जरदारी साहब की गारंटी पे वो आई थी। आज बलूचिस्तान में नाजरीन एक पेशरफ्त हुई है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपना जो सदर है वो तब्दील किया है। कुद्दूस बिजंजो की जगह पे खालिद मक्सी साहब को बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया है कौंसल सेशन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने। और मुझे याद पड़ता है, और फैसल को भी याद होगा, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गेम नेक टू नेक हो चुकी थी और समझ में नहीं आ रहा था कि यह अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम, आसिफ अली जरदारी ही वो शख्स थे जिन्होंने खालिद मक्सी को कन्विंस किया, और उसके बाद हमने देखा कि अदम एतमाद कामयाब होते हुए नजर आई। तो फैसल, जो ठंडी हवाएं चलनी है उसके लिए खालिद मक्सी साहब कहीं जरदारी साहब के राब्ते में तो नहीं है?
देखिए, मैंने पहले कहा कि जरदारी साहब के तमाम देखें हम राब्ते होते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान के हों, पॉलिटिकल पार्टीज खैबर पख्तूनख्वा के हों या बाकी सूबों के हों, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों भी जो है साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिले हैं, सही, खालिद मक्सी साहब वगैरह भी, और जो है क्योंकि उनका एक रिलेशन भी है हमारे साथ, नादिर मक्सी साहब और आमिर मक्सी साहब उनके भाई हैं खालिद मक्सी के। हाँ, तो वो एक रिलेशन है, हमारा एक ताल्लुक है, गमी खुशी में मिलते हैं। अभी भी रिसेंटली मैं पिछले दिनों एक शादी में था कराची में, तो वहाँ पर भी वो मौजूद थे। तो पॉलिटिकल डायलॉग्स भी उनके साथ होते हैं, बातचीत भी होती है, गमी खुशी भी होती है, तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब देखते हैं, आज मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बलूचिस्तान पार्टी के सरबराह बन गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने फैसल से बात की लेवल प्लेइंग फील्ड पर, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर और आने वाले दिनों और मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली पर। दूसरे सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि बात करें इलेक्शन ऑब्जर्वर से कि वो क्या देखते हैं, सियासी जमातें जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं वो मिल कैसे सकती है। उसके लिए हमारे साथ होंगे सरवर बारी साहब और कमर दिलशाद साहब। कमर दिलशाद साहब का इस वक्त डुअल रोल है, वो निगरान वज़ीर आला पंजाब के मुशीर भी हैं और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रह चुके हैं। तो कोशिश करेंगे दोनों कैपेसिटी में उनसे सवाल करें और सरवर बारी साहब से पूछें कि सियासी जमातों को किस तरह इलेक्शन कमीशन मुतमईन कर सकता है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने जैसे आपको जाने से कबल बताया था कि कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ऑब्जर्वर्स या जो लोग इलेक्शन कमीशन को जानते हैं उनसे ये पूछें कि सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या बेसिकली, और गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात कैसे हो सकते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया सरवर बारी साहब, साबिक सदर हैं फाफेन के। इलेक्शन को बड़ा करीब से इन्होंने देखा है और बहुत से इलेक्शन को देखा है, इलेक्शन के तनाज़ात को देखा है। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हैं और सबसे बड़ा जो इदारा होता है इलेक्शन कमीशन, उसका रोल क्या होता है, सियासी जमातों की उम्मीदें क्या होती हैं। लेकिन इस वक्त कमर दिलशाद साहब वज़ीर आला के मुशीर भी हैं पंजाब के, तो ये भी सवाल उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसी फील्ड अपने PMLN को आपके चीफ मिनिस्टर ने दे दी है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी, PTI, तमाम जमातें नाराज़ हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ सरवर बारी साहब से। सरवर बारी साहब, अगर सादा सा सवाल पूछूं कि एक साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात जिन्हें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कबूल करें, वो जो मौजूदा ज़ाब्ता अखलाक है उसके तहत हो सकता है? देखिए, जो मौजूदा ज़ाब्ता अखलाक है, मैं समझता हूँ बुनियादी बात ये नहीं है कि हमारे यहाँ ज़ाब्ता अखलाक नहीं है या हमारे यहाँ कवानीन नहीं है। दुनिया के जो बेहतरीन कवानीन है पाकिस्तान में भी तकरीबन उसी तरह के कवानीन है, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। उसमें कमर दिलशाद साहब की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, रही है माजी में जब वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे। लेकिन मसला पाकिस्तान में सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का। सही। तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्यों है, वो बुनियादी तौर पर यह है कि जो रियासती अदारे हैं या रियासती अफसरान हैं, वो रूल ऑफ लॉ की बजाय जो माइट इज राइट है उसके मुताबिक कवानीन को या अमल करते हैं या उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, और बहुत सारे बहाने ढूंढकर वो समझते हैं कि वो अपनी जो गलतियां हैं, जो अपने जानबूझ के वो रिगिंग करते हैं या जेरी मैंडिंग करते हैं, उनको छुपा सकते हैं। तो बुनियादी मामला हमें जो ज़ेर बहस लाना चाहिए इस इलेक्शन से पहले भी और अगले इलेक्शन के, इस इलेक्शन के बाद भी, कि हम किस तरह इम्प्लीमेंटेशन और जो हमारे बेहतरीन कवानीन है उनकी वायलेशन को हम किस तरह रोक सके। मेरे ख्याल उसका एक ही हल है कि पाकिस्तान की सियासी अशराफिया जो है, जो हमारी क़यादत है, सियासी क़यादत जो है, उसको ये तय करना पड़ेगा कि वो तमाम, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे हमसाए में भी बहुत सारे मसले हैं हमारी तरह के, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो आज़ादी है, उसकी जो गैर जानबदारी है, उनको उन्होंने तस्लीम किया है। सही। इलेक्शन की तरफ जो जाने का सफर है हमारा, वो अभी से, आप कह रहे हैं अभी से वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है। ये सवाल रखना चाहूंगा कमर दिलशाद साहब की तरह जानिब। कमर साहब, जो बात की सरवर बारी साहब ने कि बेस्ट पॉसिबल कवानीन मौजूद हैं, मसला इम्प्लीमेंटेशन का। मेरा इस सवाल से कोई सही, चूंकि सियासी सवाल है, इसका भी तशरीह जो है सरवर बारी साहब से कर ले। मैं इस पर सवाल का कमेंट्स करना नहीं चाहता। सही। अच्छा, आपसे नहीं, मैं इस पर सवाल करी वापस, निचले के मेरी पोजीशन नहीं है। अच्छा, आपकी पोजीशन नहीं है।
मैंने आपसे कहा था मुझे सियासी सवाल ना करना। अच्छा ठीक है, सियासी सवाल मैंने आपको लिख कर दिया था कि मुझ पर सवाल करें इलेक्शन की तैयारियां कहाँ तक जा रही है और इलेक्शन की मुकम्मल तौर पर कैसे इंतखाबात के मामले में क्या क्या तैयारियां हो रही है वो। अच्छा ठीक हो गया कमर दिलशाद साहब, चौधरी के बारे में बात करें कि आप सरवर भाई साहब से सवाल करें, वो सियासी तौर पर सवाल जो देने की पोजीशन पे था, मुझ पर सवाल आपने क्यों किया आपने ये? अच्छा ठीक है कमर साहब, आपसे जो कमर साहब दूसरा सवाल आप मुझसे ले लें। मैंने आपसे एक सवाल किया, चूंकि आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं। दूसरा सवाल बारे में मैं सबका एहतराम करता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं, मैं सियासी तौर पर किसी को कमेंट्स नहीं करता। अच्छा चले, मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं। दूसरा सवाल यह है कि आप इस वक्त चूंकि गवर्नमेंट में मौजूद हैं, एक हमें शिकवा नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, PMLN को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, और PMLN को न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड बल्कि प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और खासकर पंजाब में। आप इस एलिगेशन को एग्री करते हैं या इसको भी डिसएग्री करते हैं? ये भी इसका भी सवाल जवाब जो है भी कबल खत्म बात हो गई है, ये माजी का किस्सा बन चुका है, फैसला हो चुका है। इस पर बात करने के बारे में कोई जरूरत नहीं थी। जब मैंने आपसे मना किया था मैंने आपको कि मेरे पास सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के बारे में सवाल करें, आप सियासी तौर पर कहां चले गए आप? सही, मैंने आपको मना किया था, मैंने आपको, आपने पहले तमाम बातों की खिलाफवर्जी कर दी। कमर साहब मैंडेट नहीं, कमर साहब माजरत के साथ मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा से पहले आपसे दो बातें क्लियर की थी कि मैं आपसे दो कैपेसिटीज में सवाल पूछूंगा, एक एज अ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दूसरा एज अ मुशीर निगरान वजीर आला पंजाब। आप उसका जवाब नहीं देना चाहते, ये आपका हक है। मेरा सवाल पूछना हक है, जवाब ना देना आपका हक है। मैं सरवर बारी साहब की तरफ जाऊंगा। सरवर बारी साहब, आपके ख्याल में इस वक्त जो तनाजा है, कमर दिलशाद साहब, अब मैं सरवर बारी साहब से सवाल पूछ रहा हूं तो मुझे सवाल पूछने की इजाजत दें काइंडली। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फैमिली फंक्शन उसको मैंने डिले करके मैं बार मैंने मैसेज दिया कि मैंने फैमिली जाना है फंक्शन में, आपने उसकी भी खिलाफवर्जी की। फिर आपने कहा हम आपका 5-7 मिनट का कमेंट्स देकर। कमर दिलशाद साहब, मैं माजरत चाहता हूं अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं इसको चेक करूंगा और दोबारा आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। सरवर बारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन को क्या ऐसा रोल प्ले करना चाहिए सरवर बारी साहब कि तमाम सियासी जमातों को लगे कि उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी तक आज तक की बात है या कल तक की बात है, आज के अखबारात पढ़े तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तकरीबन पाकिस्तान में जो आज़ाद मीडिया है या जो लोग इलेक्शन पर काम करते हैं और इवन जो इंटरनेशनल मीडिया है, एक इत्तेफाक पाया जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन तकरीबन कंसेंसस है इसके ऊपर कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर पाकिस्तान की कुछ पार्टियां इलेक्शन से बहुत पहले ये कहना शुरू करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए कि नहीं है। सही। लेकिन जाहिर है मेरे दोस्त जब ये सेक्रेटरी होते थे तो इलेक्शन कमीशन बहुत खुली जगह होता था। हम जब चाहते थे जाके इनसे इजाजत लेके इनसे मिल लेते थे, इनसे बातचीत करते थे। लेकिन जब से नई इंतजामिया इलेक्शन कमीशन की आई है, मेरा तजर्बा है, बहुत सारे हमारे पास सबूत हैं कि जब से ये आए हैं तब से हमें लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन बहुत एक क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन बन गया है। उनके लोग खुद इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए आना नहीं चाहते, जो कि जैसे आप देखते हैं फॉरेन ऑफिस है, वो उनका स्पोक्स पर्सन हफ्ते में जब भी या कोई अहम इशू हो तो वो आते हैं, अपनी नुक्ता नजर देते हैं। बारी साहब आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि अब जो कुछ भी है 8 फरवरी की एक डेट आ चुकी है, इलेक्शन कमीशन को ऐसा क्या करना चाहिए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक मेज पे बैठा के, जो जैसे आपने कहा कि एक ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है, जो बेस्ट पॉसिबल ज़ाब्ता अखलाक है, उसके ऊपर अगर 50% प्लस भी अमल दरामद हो जाता है तो मेरा ख्याल है एक बेहतर इलेक्शन हो सकता है। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये एक तो इलेक्शन कमीशन इनिशिएटिव ले सकता है और दूसरा मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें ज़ाब्ता अखलाक तय करना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि बहुत सारी हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं वो समझती हैं माजी में उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। अब हम पिछली ज्यादतियों का
जो अदालत सिर्फ इस तरह हो सकता है कि अब उनको लाडला डिक्लेयर कर दिया जाए। और जिन पार्टियों को पहले लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी भी नहीं था, लेकिन एक बेटर फील्ड उनको फराहम किया गया, उनके लिए रास्ते हमवार किया गया और उनको एडवांटेज दिया गया। माजी में कोई ऐसी पार्टी नहीं है पाकिस्तान में जो ये कहे कि उसको कभी एडवांटेज नहीं दिया गया। एक कंपैरेटिव एडवांटेज फराहम किया जाता रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और इलेक्शन के हर दफा इलेक्शन कमीशन ने और केयर टेकर जो निगरान सेटअप होता है वो भी उसका हिस्सा रहा है। सही। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कि कोई नई बात तो हम तवक्को करते हैं जिस तरह के मिसाके जमहूरियत बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ ने किया था। सही। जिसके जो कि 2008 के इंतखाबात के बाद कभी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा उसको। लेकिन फिर भी जो इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि मिसाके जमहूरियत अगले इंतखाब के लिए तय किया जाए कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो खुद अपने लिए तय कर लें। और देखें तारीख में हमें नजर आता है कि कौमें जंगें लड़ती हैं, और लेकिन जंगों के दौरान जो इंसानी हकूक है या जंग। बारी साहब आपने जो बात की कि इलेक्शन से कब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक बार दोबारा करने की जरूरत है, अगर इस सवाल को इस तरह फ्रेज करूं, आप समझते हैं कि जो कौमी सियासी लीडरशिप है उन्हें चाहिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ इकोनॉमी से पहले वो एक चार्टर ऑफ इलेक्शन के लिए 2 से 3 रोज अपने जो ब्रेन्स हैं, जो लीगल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेन्स हैं, उनको इलेक्शन कमीशन के पास भेजें, एक तरीकाकार तय करें कि ये चीजें होंगी तो बेहतर नताइज मिल सकते हैं। उसके लिए सियासी जमातों को रुख करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, या इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि तमाम को मदऊ करे, 2 से 3 रोज की एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करे और अवाम को और मुल्क को और जमहूरियत को एक बेहतर इलेक्शन फराहम करे? देखिए, ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने असूल और ज़वाबित बना लिए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया के लिए भी बन चुका है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ऑब्जर्वर्स के लिए भी है, सियासी जमातों के लिए भी है। और मेरा ख्याल है कोड ऑफ कंडक्ट अगर हम देखें तो वो इलेक्शन कमीशन के लिए जो इलेक्शन एक्ट है या रूल्स हैं इलेक्शन के, उनमें हर स्टेप के ऊपर एक माइन्यूट स्टेप के जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने बैलेट पेपर देने से पहले क्या करने हैं, 4 स्टेप उठाने हैं, उसने बैलेट पेपर इशू करते वक्त क्या क्या काम करने हैं, हर एक माइन्यूट स्टेप के ऊपर एक रूल्स और रेगुलेशन और उसके अलावा कवानीन मौजूद है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को ये रोल नहीं अदा करना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के ऊपर पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है। पाकिस्तान की अवाम की सिविल सोसाइटी ये डिमांड करती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप से कि वो इकट्ठे बैठे और कुछ तय करें। सही। क्योंकि ये जिम्मेदारी इनकी है। जिस तरह जंगें होती हैं, देखिए अभी इजराइल जो है वो जंगी। बारी साहब एक शॉर्ट सा सवाल है और चाहूंगा कि शॉर्टली आप जवाब दें ताकि मैं सेगमेंट को क्लोज कर सकूं। हम खासकर देखते हैं इंतखाबात के बाद जब इंतखाबी उज़रदारियां जाती हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और फिर वो ट्रिब्यूनल्स के बाद सुप्रीम कोर्ट आती हैं, टेन्योर खत्म हो जाते हैं लेकिन लोगों के फैसले नहीं हो पाते। आपको नहीं लगता कि कम से कम सियासी जमातों को चाहिए इस मामले पर बैठकर एक 30 या 60 डेज का मामला तय कर लें कि इंतखाबी उज़रदारियां 60 डेज से ज्यादा नहीं चल सकती, किसी की धांधली हुई है, गलतफहमी हुई है, उसका फैसला चाहे ट्राइब्यूनल से या सुप्रीम कोर्ट से 60 दिन के अंदर अंदर आ जाए ताकि उस हल्के के लोगों का मसला हल हो, उस सियासी लोगों का जो एक तनाव होता है वो कम हो? देखिए, उज़रदारियां तो इलेक्शंस के बाद की बात है। मैं समझता हूं कि वो भी होना चाहिए और इसके लिए जो मुद्दत है वो कानून में तय है। मुझे अब ज़बानी याद नहीं है कि वो 120 दिन है या 6 माह है, लेकिन वो पहले की निस्बत उसमें बेहतरी आई है यकीनन। लेकिन जैसे अभी पटिशन जो है, जो डिलिमिटेशन के ऊपर पटिशन हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और मैं समझता हूँ बुनियादी काम ये है इस वक्त के इलेक्शन कमीशन अगर कोई इंतजामी या रियासती अदारा कहीं भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के रास्ते में रुकावट बन रहा है, तो अगर अखबारात को नजर आ रहा है, अगर हमें नजर आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को भी नजर आता होगा। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स ग्रुप, हम इलेक्शन कमीशन की तरफ देखते हैं। ठीक हो गया बारी साहब। हमारा एतमाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो रोल इनको खुद अदा करना पड़ेगा। जो भी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कोई डैमेज करे उसके खिलाफ एक्शन अगर वो नहीं लेंगे
तो मामला ऐसे ही चलता रहे। सरवर बारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इलेक्शन की सूरत-ए-हाल और लेवल प्लेइंग फील्ड पर अपनी राय दी। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे पावर थेफ्ट की स्टोरियों पर और पावर थेफ्ट की रोकथाम के लिए हुकूमत ने जो इकदाम लिए उसका फायदा पाकिस्तान की मईशत को और पावर सेक्टर को कितना हुआ, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम इंतखाबी इस्लाहात पर बात कर रहे थे और हमने कोशिश की कि कंवर दिलशाद साहब से दोनों जो उनकी कैपेसिटीज़ हैं एज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और एज मुशीर केयरटेकर गवर्नमेंट के, उनमें उनसे सवाल किया जाए, लेकिन हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और ये मैं सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत कह रहा हूँ कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ठीक है, लेकिन बज़ाहिर मेरे ख्याल में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। उनको ये क्लियरली बताया गया था कि जनरल सिचुएशन पर गुफ्तगू होगी, लेकिन उन्हें हो सकता है समझने में गलती हुई हो, लेकिन मेरी तरफ से ये वजाहत इसलिए है कि उन्हें कोई ऐसा मिसगाइड करके प्रोग्राम में बैठने के लिए नहीं कहा गया था। लेकिन लास्ट सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं पावर थेफ्ट की और पावर थेफ्ट के खिलाफ हुकूमत ने जो इकदाम लिए उससे पहले कुछ ऐसे अदाद-ओ-शुमार हैं जो चाहूँगा कि आपके सामने रख सकूँ। सेनेट की एक कायमा कमेटी में आज से कुछ अर्सा कबल ये बताया गया था कि 467 अरब रुपए की तकरीबन सिर्फ जो बिजली है वो चोरी हो रही है और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला था पावर शॉर्टेज का, उसकी एक बुनियादी वजह पावर थेफ्ट को करार दिया जाता है। हुकूमत की जानिब से जब ये इनिशिएटिव लिया गया और पावर थेफ्ट को रोकने के लिए जो इकदाम किए गए उसमें हुकूमत को कितनी कामयाबी मिली, पावर सेक्टर को कितनी कामयाबी मिली, ये बताने के लिए हमारे साथ राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि जो इंतज़ामी तौर पे आपने एफर्ट्स की लाइन लॉसेस को कवर करने के लिए, वो तो शॉर्ट टर्म हो सकती हैं, लेकिन उनका मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा। सबसे पहले चाहूँगा कि उनसे वो अदाद-ओ-शुमार आपको बताऊँ कि ये लाइन लॉसेस रोकने की जो कार्रवाइयाँ हैं वो कितनी कामयाब रहीं। राशिद साहब, आपके ख्याल में कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले आपको जो अभी तक कार्रवाइयां हुई हैं उसका थोड़ा नक्शल समरी रिजल्ट दे देता हूं। तो हमारी जो कार्रवाइयां होती है इसके 3 तरह के रिजल्ट्स आते हैं। एक रिजल्ट वो है जो हम डायरेक्ट रिकवरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरियर्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिटेक्शन बिल्स। सही। तो अब सितंबर में हमने 7 सितंबर को ये शुरू की थी कैंपेन, तो सितंबर के रिजल्ट्स हमारे पास 100% आ चुके हैं। सही। इनके अलावा डायरेक्ट रिकवरी के अलावा 2 तरह का इम्पैक्ट होता है। एक तो ये है कि लोगों का बिहेवियर चेंज होता है। सही। बिहेवियर चेंज होने से ये होता है कि कुछ लोग कुंडा लगाना बंद कर देते हैं, चोरी कम हो जाती है। सही। और तीसरा ये इम्पैक्ट होता है कि कुछ लोग अपना पेमेंट प्रोफाइल बेहतर कर लेते हैं कि अगर वो बिल नहीं पे करते थे तो वो बिल पे करना शुरू कर देते हैं। सही। तो अब ये तीनों फैक्ट्स को अगर देखें तो सितंबर के महीने में हमने कोई 14 अरब रुपए की डायरेक्ट रिकवरी की। सही। 7 अरब रुपए का पेमेंट प्रोफाइल बेहतर हुआ। सही। और 5 अरब की बिजली चोरी कम हुई। तो ये 14-12 कोई 26 अरब रुपए का हमें सितंबर के महीने में फायदा हुआ। सही। अच्छा, अब सितंबर क्योंकि गुजर चुका है और अक्टूबर भी मुकम्मल हो गया है, तो अक्टूबर के अभी हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट तो पता है 26 के अलावा जो हुआ है। सही। वो हमारा इस वक्त अगर आप कहें तो आप 26 के अलावा जो हमारे पास आया है वो कोई 20 अरब रुपए का इम्पैक्ट आ चुका है। तो 20 अरब हमने अक्टूबर में डायरेक्ट रिकवरी कर चुके हैं, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी आता है। सही। वो जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आएगा, हमें उसके नंबर्स पता चलेंगे 11 या 12 तारीख को, क्योंकि हमारा मंथ क्लोज होता है 10 से 11 दिन लगते हैं। सही। तो हमें उम्मीद ये है कि उसका भी कोई 10-12 अरब का कम से कम सितंबर जितना इम्पैक्ट होगा, तो मे भी हम 60 बिलियन पे पहुंच जाएं। सही। राशिद साहब, एक अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त जब हम जिन महीनों के अदाद-ओ-शुमार आप हमारे सामने रख रहे हैं, सितंबर और अक्टूबर, एक सर्दियों का इब्तदा वाला मरहला होता है, बिजली का इस्तेमाल वैसे ही कम होता है। ये इस वक्त जो आपको रिकवरीज हुई हैं, इस वक्त जो आपको चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं, जो एशारिये बेहतर नज़र आ रहे हैं, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। आपने भी एफर्ट्स की, उसके अलावा मौसम का असर भी मौजूद है। ये तो शॉर्ट टर्म प्लान हुआ। मिड टर्म की अगर बात करें, आपको इस सारे सिलसिले को कंटिन्यू करने के लिए मिड टर्म प्लान क्या है और लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? जब गर्मियां आएंगी, जब पावर शॉर्टेजेस बढ़ेंगी, पावर का इस्तेमाल बढ़ेगा, तो क्या ये जो आपका इंतजामी इकदामात का मामला है वो उसी तरह चल पाएगा, उसी तरह रिजल्ट ओरिएंटेड होगा जैसे आज सितंबर और अक्टूबर में? देखिए, इसकी ना मौसम का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपने बिल्कुल दुरुस्त आइडेंटिफाई किया है। सितंबर में जब हमने ये शुरू की थी मुहिम, तो इस दफा ना हमारी हीट वेव जरा लंबी चली है। सही।
तो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में एयर कंडीशनर मौजूद था सही जब हमने ये किया था। तो इवन बाय एंड ऑफ लाइक 25 ऑफ सितंबर ये प्रॉब्लम मौजूद थी। सही तो वो हमें तो रेजिस्टेंस आई, यही हम रेजिस्टेंस मई जून में दोबारा फेस करेंगे। सही जाहिर है जब एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं होती तो उतने इंसेंटिव ही नहीं होते चोरी करने के। मगर हम कंपेयर करते हैं अपनी इस कामयाबी को या नाकामी को पिछले साल के सेम महीने से। सही तो जब मैं आपको कहता हूँ ना सितंबर में हमारे इतने यूनिट सेव हुए और इतनी पेमेंट बेहतर हुई, सही तो वो हम पिछले साल के सितंबर से कंपेयर करके बता रहे हैं आपको परसेंटेज टर्म्स ओके। और उसमें प्राइस वगैरह उस सब का इंपैक्ट हमने निकाल दिया। सो ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सही जो प्योर इंपैक्ट कैंपेन का है वो हम बताते हैं। सही तो वो इंशाल्लाह अगले महीनों में भी वो हम मेजर करते रहेंगे। गर्मियों में एक्चुअली हमें थोड़ा सा एडवांटेज भी होता है पेमेंट का। सर्दियों में अगर किसी की बिजली काट भी दे सही तो वो कोई बहुत महसूस नहीं करता। गर्मियों में बिजली काट दे तो 6 घंटे के अंदर भी 6 घंटे के अंदर वो रीइंस्टेट करने के लिए आता है या फिर दूसरी सूरत में वो फिर कुंडा लगाने की कोशिश करता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सर एक और चीज जो हमने देखी थी, इस पावर सेक्टर की जो शॉर्टेजेस हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लेने थे उसमें हमें यह भी बताया गया था कि जो डेस्कोज हैं उनको सूबाई हुकूमतों को देने का भी एक ऑप्शन मौजूद था। आपके ख्याल में वो कितना इंपैक्टफुल डिसीजन होगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी है कि वो उन डेस्कोज को रन कर सके, चाहे वो लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, कराची में तो ऑलरेडी केई जो है कराची इलेक्ट्रिक अलहदा है। आप सही कह रहे हो, मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए शाह साहब, ऐसे है कि फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके मैनेजर्स के इंसेंटिव स्ट्रक्चर सेम है। सही, दोनों पब्लिक सेक्टर है ना। सही। तो जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो हम क्यों कामयाबी होती है? वो इसलिए नहीं होती कि वो प्राइवेट सेक्टर बहुत कोई समझदार लोग होते हैं उसमें, उनका इंसेंटिव डिफरेंट होता है। उसका जो मैनेजर होता है या ओनर होता है वो ऊपर बैठा होता है, तो उसके बैंक अकाउंट्स उससे इफेक्ट हो रहे होते हैं। हमारे मैनेजर से अपने पर्सनल फाइनेंसेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो वो सूबे में जाने से वो इनएफिशिएंसी तो कम नहीं होगी। एक फायदा हो सकता है कि सूबाई हुकूमत क्योंकि एक्शन के करीब है तो वहां थोड़ी सी एनफोर्समेंट एफर्ट बेहतर हो सकती है और उनके पास एनफोर्समेंट का अपरेटस भी बेहतर है। लेकिन अभी जैसे आपने केयर टेकर दौर में देखा कि जब सूबाई हुकूमतों का पूरा तावन हासिल था तो हम वही रिजल्ट हासिल करने में कामयाब रहे विदाउट प्रोविंशलाइजेशन। प्रोविंशलाइजेशन के कुछ नुकसानात भी होंगे क्योंकि हम ना एक कॉमन मार्केट में रहते हैं। बहुत सारे और मुल्क ऐसे हैं जिनमें ना प्रोविंस लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी डील होती है, तो वो यहाँ भी हो सकती है। कोई ऐसी वो लेकिन एक सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगा राशिद साहब, जैसे आपने बात की प्राइवेटाइजेशन की, क्या केई की निचकारी के बाद कराची इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप समझते हैं कि बजाय जो दीगर डेस्कोज हैं उन्हें भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देने के बजाय प्राइवेटाइज किया जाए और निजी शोबे को दिया जाए ताकि उसकी सर्विसेज बेहतर हो ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ केई? या आप समझते हैं कि केई का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, प्राइवेटाइजेशन का फैसला ठीक नहीं था, इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कंसीडर किया गया? देखिए केई और प्रोविंशलाइजेशन ना कंपेरेबल नहीं है। सही। केई तो प्राइवेटाइजेशन हो गई ना, ये प्रोविंशलाइजेशन नॉट प्राइवेटाइजेशन। लेकिन केई एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। सही। देखिए केई जब हुई थी तो 35% आपके लॉसेस थे, अब वो रफली 15-16% के ऊपर आ गए हुए। तो केई हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब। ये 20% भी फेडरल गवर्नमेंट पे कर रही होती जो इस वक्त नहीं कर रही। लेकिन अंदाजा है केई ने 2-3 एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसमें जनरेशन साइड में उनकी जनरेशन कास्ट को कम करना था, और उसमें सिर्फ केई का कसूर नहीं है, कुछ हमारा भी है उसमें कुछ। सही। राशिद साहब एक शॉर्ट सा क्लोजिंग से पहले सवाल करना चाहूंगा। इस वक्त जो आपने इनिशिएटिव्स लिए, केयरटेकर गवर्नमेंट है वफाक में, सूबों में, जिनका पॉलिटिकल बैगेज नहीं होता, इस सारे लायमल को कंटिन्यू करना है और 3 से 4 महीनों बाद 8 फरवरी को इंतखाबात हो चुके होंगे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में कितना बड़ा चैलेंज होगा पावर डिवीजन के लिए? मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में कई दफा दोनों सूरतों दोनों तरफ ये रास्ता जा सकता है। अगर तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने यूटिलिटी फंक्शन को ये समझे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कि उसने ओवरऑल सेक्टर को बेहतर करना है और ओवरऑल पॉपुलर वोट हासिल करना है, सही, तो फिर तो उसका यूटिलिटी फंक्शन बहुत स्ट्रांग है, केयर टेकर गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है कि वो ये कार्रवाई जारी रखे। सही। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो भी पावर में आए वो ये समझे कि मैंने अपने लोकल MNA MPA को खुश करना है और पॉपुलर वोट की मुझे फिक्र नहीं है,
तो फिर इसका रिवर्स हो जाएगा। सही। तो अब तो इंक्रीजिंगली ये है कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, इवन ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, वो ये चाहती हैं कि उनकी पॉपुलर अपील बढ़े। ठीक हो गया, थैंक यू राशिद साहब। आपने बहुत बढ़ाना चाहेगी वो इसको आपने इस मसले का, जिसे कहते हैं रूट कॉज बता दिया, इस मसले का हल बता दिया। आने वाली जो भी हुकूमत हो उसे अपने MNAs या MPs का सोचने के बजाय इज्तमाई तौर पर आवाम का सोचते हुए इस सारे सिलसिले को अगर वो कंटिन्यू रखती है तो इसमें मुल्क का, पावर डिवीजन का और मुल्क के जिसे कहते हैं इकॉनमी का फायदा होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।